सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आया, आप सभी को मालूम है। और ये जजमेंट ने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो हमारे शिक्षक साथी बहाल हुए हैं उनको चिंता में डाल दिया है ना। वो अलग अलग तरह की बातें सोच रहे हैं। तो आइए इसके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है उसको आज हम एनालिसिस करेंगे और इस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑर्डर है ये किसके बाद में आया है, किस मामले में आया है? तो ये तेज प्रकाश पाठक वर्सेज राजस्थान हाई कोर्ट का एक मामला है। यही अपीलेंट थे और ये रिस्पोंडेंट थे, अपीलकर्ता। अब देखिए इसमें रिफरेंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो रिफरेंस दिया है उसमें एक 3 जज बेंच का कमेटी था, है ना। और इसमें कहते हैं कि रूल्स ऑफ गेम के तहत, है ना, आप इंस्ट्रूमेंटलिटी वर्ड को समझिएगा, है ना। आप एक औजार के रूप में किसी तरीके से प्रयोग करके, है ना, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड है, एज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंसर्न्ड वंडर व्हाट एवर दैट शुड अप्लाई ऑल्सो। कह रहा है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने बना दिया है किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना, जैसे मान के चलिए कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि मिनिमम ग्रेजुएशन पास हमको कैंडिडेट चाहिए, है ना। तो बाद में आप उसको एमएससी और पीजी पास नहीं कर बना सकते हैं, ये रूल, है ना। तो पूरा का पूरा मामला जो है ये 2009 का है। और इसमें पूरा हुआ क्या ये समझिएगा थोड़ा। देखिए, द राजस्थान हाई कोर्ट वाइड नोटिफिकेशन, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था और ये नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2009 को आया। और इसमें जूनियर असिस्टेंट्स एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट्स का एक बहाली था, है ना। हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड पोजेसिंग डिग्री ऑफ एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है कि 13 पोस्ट पर बहाली निकली थी पूरा का पूरा, है ना। तो ये जो पोस्ट पर जो बहाली हुआ था ये कुल 13 पोस्ट पर इसकी बहाली के लिए फॉर्म निकला था। और इसमें हुआ क्या, 3, समझिएगा यहाँ कि 3 कैंडिडेट, इसके बाद क्या होता है, ये जो F नंबर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑन 19 दिसंबर 2009 को ये परीक्षा हेल्ड किया गया और 21 एक्सपीरियंस 21 एक्सपीरियंस जो हैं ये मतलब भाग लेते हैं उस एग्ज़ाम में। और उसमें 3 कैंडिडेट को ही सफल घोषित किया जाता है। कितने कैंडिडेट को? 3 को। दिस वाज सो बिकॉज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर दैट ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 75। मतलब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका ऑर्डर आता है कि 75% जो मार्क्स लाए हैं केवल हम उन्हीं का मतलब पोस्ट के लिए सिलेक्शन करेंगे, जबकि ऐसे पहले कहीं कुछ नहीं था नोटिफिकेशन में। अब समझिए कितना ये गलत आधार है ना, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसे पेश किया है कि नहीं, आप रूल्स ऑफ लॉ के तहत ऐसा रूल्स ऑफ गेम जो हमारा होता है उसके तहत ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि बीच में आप नोटिफिकेशन को चेंज कर दिए, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब आप ख़त्म किए। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा संवैधानिक जो है वो इसमें बहुत बेड़ा गर्क कर सकता है। और ये बीपीएससी वाले भी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले समझिएगा कि मामला हमारे संविधान के डायरेक्ट अनुच्छेद 309, आर्टिकल 309 और आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि बहुत, है ना, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14 है, हम सभी लोग पढ़े हैं, है ना, उसमें। तो आर्टिकल 309 क्या कहता है समझिएगा कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 309 स्टेट विच अंडर द सेम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिक्वायर्ड टू बी रेगुलेट बाई लॉ। मतलब स्टेट जो है ना, हमारा एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो या जिस चीज़ के मामले में हो, है ना, हमारा स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे चलता है ना। तो स्टेट विल बी रेगुलेटेड बाई द रूल्स ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 309 कहता है। और
आर्टिकल 14 तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड मामला क्या है? लॉ डीलिंग विद द रिक्रूटमेंट इज सब्जेक्ट टू बी डिसिप्लिन ऑफ आर्टिकल 14। मतलब जो कानून है जो रिक्रूटमेंट को डील कर रहा है ना, वो भी डिसिप्लिन आर्टिकल 14 के डिसिप्लिन के तहत आएगा, है ना। तो आप समझिए कि वो रेगुलेट कर रहा था वो कानून, है ना। वो नोटिफिकेशन तो बनाया कि भाई आप लोग आमंत्रित हैं पोस्ट के लिए, जो एलिजिबल हैं वो भरें, लेकिन बाद में वो कहता है कि 75% जो लाया है नंबर, हम उसी को मतलब सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के लिए, आप सफल भी हो गए, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हुआ है आर्टिकल 14 के एक्शन में, है ना। तो मैंने ये पूरा बता दिया। अब देखिए ये आर्टिकल, ये हम 43 नंबर पेज पे ये क्लियर किया है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट नोटिफाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना, कैन नॉट बी चेंज मिड वे थ्राउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस द एक्सटेंट रूल्स सो परमिट और द एडवर्टाइजमेंट विच इज नॉट कंट्रेरी टू द एक्सटेंट रूल्स सो परमिट। देखिए पूरा का पूरा मामला ये इसमें कह रहा है कि भाई आप चेंज तो कर सकते हैं रूल, ऐसा नहीं कि आप बाद में रूल नहीं चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप उस रूल को, है ना, आप नोटिफिकेशन में डालिए कि ये जो रूल्स है ना, ये क्राइटेरिया हम आगे चेंज कर सकते हैं। मतलब आप मेंशन करिए, है ना, जिस तरीके से वैकेंसी में देखते हैं वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है ये वैकेंसियाँ घट बढ़ सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एलिजिबिलिटी के मामले में भी इस तरीका का काम करिए, है ना। तो पूरा का पूरा इसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 14 डिसिप्लिनरी रूप से, है ना, जो आर्टिकल 14 का डिसिप्लिन है वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट अगर कोई स्टेट वगैरह या सेंटर निकालती है तो उसमें मान्य होगा। अब आप इस एक्शन को थोड़ा सा इससे आप समझिए। यहाँ पे देखिए ये मामला क्या था, हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पहला में दिया हुआ था कि लैंग्वेज वाला पेपर में क्या था, देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा गया था लैंग्वेज के पेपर में कि भाषा अर्हता में अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। अब आप समझिए 30% इसमें पहले ही इसमें लिख दिया और इसमें कहीं लिखा हुआ ये बात नहीं है कि आपको इतना % मार्क्स लाना ही है। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि हमने भी आर्टिकल 14 के तहत उस डिसिप्लिन को तोड़ा है। आर्टिकल 14 के अपोज में जाकर के कंट्राडिक्शन के रूप में हमने उस डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो पूरा का पूरा इसमें बात रह जाता है कि मामला उससे तो कोरिलेट है। इस मामले में जो आगे हो सकता है, इस मामले में जो आगे गवर्नमेंट कर सकती है, उसमें मेरा मानना है कि या तो अगर इसमें पिटीशन जाता है कोर्ट में, इसको आधार बनाया जाता है, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो लैंग्वेज का है ना, जो मामला है लैंग्वेज में जो फेल कर गए उनके सामने ये समस्या खड़ी हो सकती है ना। तो 30% के क्राइटेरिया में जो नहीं आते हैं उनके सामने क्राइटेरिया ये खड़ा हो सकता है। दूसरा ये भी आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि हमारा रिक्रूटमेंट, अब देखिए दोनों में कंट्रडिक्शन है। ये 2009 का मामला था, इसका मतलब हो गया कि 2009 के बाद बहुत सारे ऐसे केवल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ जो रूल्स ऑफ गेम के तहत विरोध में हुआ है, ऐसा नहीं है। ए लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, है ना। तो 2009 के बाद इसका मतलब 2024 के बीच में जो भी एग्ज़ाम आएंगे सब इस पाले में आएंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। तो मेरा मानना है कि ये प्रैक्टिकली तौर पे, है ना, ये मेरे को पॉसिबल नहीं दिखता है ना। अगर ये ऐसा होता भी है तो लैंग्वेज को ही केवल आधार बनाया जाएगा, है ना। अब ऐसे चलिएगा तो टाइम में भी तो टीआरई 2 में देखिए टाइम में भी चेंज हुआ है तो ये टाइम में चेंज हुआ तो ये कल्याणकारी आर्टिकल, ये नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी जोड़ करके मामला को देख सकते हैं, है ना।
कि भाई लेट हुआ है ट्रेन, वहाँ पे वो तूफान वगैरह कुछ आ गया था तो उसमें है ना ट्रेन लेट हो गई थी बिहार आने वाली। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा कि प्रैक्टिकली तौर पे मुझे पॉसिबल ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि 2009 से 24 के बीच जितने भी वैकेंसी हुए हैं उसमें से 10 से 20% वैकेंसी तो ज़रूर होगा जो इस तरह का काम हुआ होगा उसमें, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। और अगर होता भी है तो इसमें लैंग्वेज वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही आज मैं आप सबको के लिए लेकर आया था। और अगर आपको इस तरह का और हम लोग आगे इम्पोर्टेंट खबरें जो शिक्षा विभाग की है वो आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा शिक्षक साथियों के बीच में। धन्यवाद।